हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्नेल के जो आंकिक क्वेश्चन कर रहे थे। स्नेल वाले चैप्टर यानी अपवर्तन वाले चैप्टर से हम लोग आंकिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखें। यानी पहले वीडियो में पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो 6 क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन का तरीका अलग रहा, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े हैं वो भी क्वेश्चन आपके अलग टाइप के रहे होंगे। जो आज का सेशन होने वाला है यानी आखिरी वीडियो में जो 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको उम्मीद यही है, आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से, जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आप अच्छे से ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश की किरण कांच, कह रहा है प्रकाश की किरण कांच का अपवर्तनांक दिया है n बराबर 3/2 से जल में, जल का अपवर्तनांक है 4/3 संचरित होती है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर डिस्टर्ब किया है कि पहले दे दिया है किरण कांच से जल में। क्या यह क्रांतिक कोण के लिए संभव है? क्या यह क्रांतिक कोण के लिए संभव है? क्रांतिक कोण आप पढ़े होंगे, अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वह अपवर्तन वाले चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं, जो डाल दिए हैं, आपको लिंक भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से इसको समझ लीजिए। क्रांतिक कोण के लिए यह क्या है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे जानना है क्रांतिक कोण के लिए क्या होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए होना चाहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि क्रांतिक कांच से जल में संचरित होती है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यहां पर लिखा हुआ है प्रकाश की किरण कांच से जल में संचरित होती है, तो यानी कांच आपका क्या हुआ, कांच आपका सघन हुआ और जल आपका क्या हुआ, विरल हुआ। तो यहां पर पहले हम कहेंगे कि इनको पहले आप लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? कांच की यानी कांच से जल में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे निकालना है पहले, तो दिया है पहले लिखेंगे, दिया है जल में संचरित होती है, तो पहले हम लिखेंगे वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे ग्लास के सापेक्ष यहां पर W। यह मान निकाल लेंगे तो क्रांतिक कोण का मान हम हल कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2, ठीक। एयर के सापेक्ष आपका वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3, ठीक। जब दो चीजें आपको मिला हुआ है, ठीक, अब इसमें आप भरेंगे कि एयर के सापेक्ष ग्लास, ग्लास का मान कितना है आपका, ग्लास का मान 3/2 है और जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 है, ठीक है। तो आप इसको हल करिए, 3/2 इंटू क्या करेंगे 3 यहां से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। यानी क्रांतिक कोण यहां से अब निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना हुआ 9/8 हुआ, ठीक। यह चीजें हुआ। अब यहां पर हम बात करेंगे कि क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है, n बराबर होता है 1/sin होता है, ठीक। तो n का वैल्यू आपको दिया है, यानी वाटर के सापेक्ष क्या हुआ ग्लास का अपवर्तनांक यहां पर 1/sin c। अब यहां पर इसका वैल्यू क्या रख देंगे आप 9/8, ठीक, 1/sin c हो जाएगा, ठीक। इसको जब हम उल्टेंगे तो यहां पर हो जाएगा sin c, ठीक, यहां से उल्टेंगे तो sin c बराबर इसको भी उलट देंगे 8/9 हो जाएगा। अब c बराबर हो जाएगा, जब एंगल नहीं पता होता है तो आप इस साइन को उस पर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब यह हो जाएगा आंसर 8/9, यही आपका क्या होगा क्रांतिक कोण होगा, ठीक।
यह सवाल आप देखे होंगे कि इस तरीके के सवाल अभी आपको जो 12 क्वेश्चन पढ़े होंगे इसमें इस तरीके क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो आज का जो यह सेशन होने वाला है आपके 5 या 6 जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और यह एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 14 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि एक मछली जल के मुक्त तल से, क्या कह रहा है, एक मछली जल के मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है, मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। यदि एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने पर, यानी ऊपर से देखते हैं, देखें तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगा। तो यानी वास्तव में क्या आप जानते हैं यह कौन सा घटना है, अपवर्तन का घटना। कौन सा घटना हो रहा है इसमें, अपवर्तन का घटना, कि जब मछली पानी में तैरती हुई नजर आती है तो उसमें देखा जाता है कि मछली जहां पर होती है लेकिन होती नहीं है वास्तव में, वो हमको दिखाई देता है आभासी गहराई, लेकिन वास्तव में वह और कहीं और होती है। तो इसलिए कह रहा है कि मुक्त तल से वो कितने दूरी पर है, 6 मीटर की गहराई पर। तो पहले दिया है सवाल में, लिखिएगा, दिया है जल में मछली है तो उसका अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना हुआ, 4/3 और इसका वास्तविक गहराई कितना होगा, वास्तविक गहराई 6 मीटर। अब कह रहा है वास्तव में मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी उस व्यक्ति को, तो आभासी गहराई, आभासी गहराई इसका क्या होगा। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, n बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई होता है। अब अपवर्तनांक 4/3 इसका है और वास्तविक गहराई इसका कितना है, 6 मीटर, और आभासी गहराई आपका मान लीजिए x है। ठीक, तो इसको हल कर दीजिए, तो यह हल करेंगे तो 4x हुआ और 6 त्रिके 18 हुआ यहाँ से, और इसको x बराबर कर देंगे तो 18 बटे कितना होगा, 4, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, ठीक, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी 4.5 मीटर की गहराई पर, यानी हमको वह ऊपर दिखाई देगा, यानी 1.5 मीटर ऊपर ही दिखाई देगा। वास्तव में है 6 मीटर लेकिन दिखाई कितना देगा, 1.5 मीटर ऊपर ही दिखाई देगा। तो जब हम लोग मछली मारते हैं पानी में ऐसे, तो क्या करता है कि जब जहां मारते हैं वहां पर होता नहीं है, इसलिए मछली मरती नहीं है। ठीक, वास्तव में होता कितना है, 1.5 मीटर गहराई और नीचे, तो इसलिए आप पहले से ही ज्यादा नीचे तक मारेंगे तब वो मछली आपसे मर जाएगी। ठीक है, तो यही आपका ये सवाल का आंसर है। ठीक, इस तरीके के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको बार बार ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या है आगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में क्या कहना चाह रहा है सवाल। ठीक, यदि किसी माध्यम से निर्वात में, कहाँ है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो यानी क्रांतिक कोण का मान दिया है, तो पहले लिखेंगे दिया है क्या, दिया है आपका क्रांतिक कोण का मान कितना दिया है, यानी C बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, माध्यम में
प्रकाश का वेग, यानी मीडियम में वेग बता देना है। ठीक, तो आपको यह याद होना चाहिए कि क्रांतिक कोण का जो फार्मूला होता है n बराबर होता है 1/sin c। ठीक, तो यहां से तो वेग निकल नहीं सकता है और अपवर्तनांक दिया नहीं है। दूसरी बात, एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे कि n बराबर होता है c/vm होता है। c जो होता है निर्वात में वेग होता है, निर्वात में वेग, किसका वेग? प्रकाश का वेग। और यह क्या है? माध्यम में। तो हमको माध्यम में ही पूछा है, तो माध्यम के लिए तो n दोनों इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1/sin c बराबर यहां पर हो जाएगा c/vm हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम उलट देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं sin c बराबर, इसको ऊपर लिख देते हैं vm बटे क्या हो जाएगा? c। आप वास्तव में जानते हैं कि c का वैल्यू जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो यहां से हम हल करेंगे। साइन c का मान कितना दिया है? c का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो साइन 30 रख लीजिए यहां पर, बराबर यहां पर vm बटे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸। यहां हल कर दीजिए आगे। इस साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 बराबर यहाँ vm माध्यम में वेग, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸। अब इसको हल कर दीजिए तो vm बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले इंटू होगा, तिर्यक इंटू होगा तो यहाँ पर 2vm आ जाएगा, यहाँ पर इंटू होगा तो 3 × 10⁸ आ जाएगा। ठीक, तो 2 यहाँ पर इंटू है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो यानी माध्यम में वेग इसका कितना आएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जब इस तरीके का सवाल पूछेगा तब के लिए। लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे n बराबर 1/sin c होता है, sin c यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मान दिया है आपसे, और n बराबर c/vm होता है, यानी माध्यम में वेग और निर्वात में वेग। तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो सकता है। दोनों इक्वल हो सकता है तो दोनों का मान बराबर कर दिए, यहाँ पर इसको उलट दिए क्योंकि साइन c का मान हमको पता है। ठीक, यहाँ पर c नीचे हो जाएगा, vm ऊपर हो जाएगा। इसका मान हम रख सकते हैं क्योंकि इसका मान हमको पता है निर्वात में वेग कितना होता है। अब बाकी करके हल कर दिए, आगे आंसर आपका। ठीक, तो इस तरीके का सवाल है। पहले आप सवाल इस तरीके के देखे नहीं होंगे, लेकिन सवाल इसको आप लगाइए, ठीक है, तभी आपका सवाल बनेगा। और किसी भी तरीके का सवाल आएगा आपको तो आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी क्वेश्चन का तरीका अलग है और अब जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एकदम क्वेश्चनों से अलग है। ठीक, आइए हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? सोडियम रेखा की तरंगदैर्घ्य, क्या कहा है? सोडियम रेखा की तरंगदैर्घ्य मुक्त क्षेत्र में 5893 एंगस्ट्रॉन है। ठीक, मुक्त क्षेत्र में प्रकाश का वेग इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसका अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.65 है। फ्लिंट कांच में सोडियम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी जो सोडियम भरा जाता है, आप बल्ब देखते हैं पीला वाला, उसमें वो फ्लिंट कांच होता है, यानी उसमें कह रहा है कि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो पहले हम लोग हल करेंगे। पहले दिया है क्या, निकालिए इसको पहले। ठीक, दिया क्या है? आइए, दिया है पहले तरंगदैर्घ्य कितना है आपका? तरंगदैर्घ्य लिखेंगे कितना, यानी आपका दिया है तरंगदैर्घ्य 5893 एंगस्ट्रॉन। इसको आप बदल दीजिए, मुक्त क्षेत्र में है यानी एयर में ही है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5893 × 10⁻⁻10 मीटर। आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, ये इतना होता है।
अब आगे कह रहा है कि प्रकाश का वेग यानी c का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अपवर्तनांक कितना दिया है माध्यम का 1.65। ठीक, इतना अपवर्तनांक दिया है। अब पहले क्या करेंगे, तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कांच में सोडियम की रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो आप जानते हैं तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए एक v बराबर n लेमडा आप पढ़े होंगे, n लेमडा या f लेमडा पढ़े होंगे। f या n क्या होता है, आवृत्ति होती है, आप जानते हैं। ठीक है, आवृत्ति। तो यहां पर आवृत्ति निकालने के लिए पहले तो हम आवृत्ति पहले निकालेंगे, तब तो हमारा सवाल आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर यानी n बराबर हो जाएगा, n यहां पर आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर हो जाएगा यहां पर v बटे लेमडा, जो लेमडा एरिया में होगा और उसी वायु में यानी मुक्त पृष्ठ है, तो वायु में कह रहा है तो वेग भी वायु का क्या होगा, यहां पर c ही होगा। ठीक, तो n बराबर हो जाएगा आपका c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ और यहाँ अब लेमडा का मान कितना है 5893 गुणित 10 के पावर यहाँ पर -10। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर 10 के पावर -10 है, यहाँ 8 है तो कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से। इसका जब हल करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, ई चला जाएगा ऊपर 18 हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 5.091 × 10 के पावर आपका 14। ठीक, इतना हर्ट्ज आएगा, यह आवृत्ति आ गया। ठीक, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 10 के पावर -10 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यह माइनस है ऊपर जाएगा +18 हो जाएगा। जब इसका 3 में भाग करेंगे तो 4 पॉइंट घट जाएगा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके का वैल्यू। ठीक, अब तो यह आवृत्ति निकल गया। अब क्या कह रहा है कि वेग निकाल दीजिए, कहां पर, कांच में। कांच में वेग निकालेंगे तभी तो भाई, यहां पर कांच का वेग नहीं निकालना है, कांच का वेग निकालेंगे तभी तो हम निकाल सकते हैं आपका तरंगदैर्घ्य, अन्यथा कैसे आएगा। कांच में वेग पहले निकालना होगा, तो कांच में वेग निकालने के लिए पहले आप फार्मूला पढ़े हैं अपवर्तनांक, इसको कहेंगे हम क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है c बटे, अपवर्तनांक बराबर c बटे माध्यम में वेग, आप पढ़े हैं। तो यहां से पहले हम हल करेंगे इसको। अपवर्तनांक पहले Vg लिख दे यहां से, यानी किस में निकालना है, ग्लास में वेग निकालना है, तो ग्लास का वेग निकाल देंगे। तो Vg बराबर क्या होगा आपका c हो जाएगा यहाँ पर बटे n आ जाएगा नीचे। c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ और n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है कांच का, माध्यम जो फ्लिंट कांच है 1.65 दिया है। जब इसको आप हल करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो कांच में वेग आपका आ जाएगा 1.88 यहाँ पर इंटू 10 के पावर कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कांच में आपका वेग आ गया। अब आपको निकालना है कि कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगा। कांच में तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए फार्मूला वही लगा देंगे हम। ठीक, अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां पर Vg बराबर यहां पर आवृत्ति इंटू लेमडा, आवृत्ति n से ही दिखा देते हैं हम और लेमडा यहां पर दिखाते हैं ग्लास के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे लेमडा g बराबर Vg बटे यहां पर आवृत्ति। और आप जानते हैं कि Vg यानी ग्लास में वेग कितना है, ग्लास में वेग का मान कितना आया है, Vg का मान कितना आया है 1.81
8 इंटू 10 के पावर 8 इतना आ गया है, बटे आवृत्ति कितना आया है, यानी आवृत्ति आपका, आप तो जानते हैं कि अपवर्तन के घटना में आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो किसी तरीके से आएगी आवृत्ति, जितना आवृत्ति शुरू में होगा उतने ही लास्ट में होगा, किसी मीडियम में जाए वो, तो आवृत्ति सेम रहता है। ठीक, तो आवृत्ति यहां पर आप निकाल चुके हैं। आवृत्ति कितना आया था, 5.091 इंटू 10 के पावर 14। यहां से जब हल करेंगे तो हमारा लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य का मान कितना आएगा आपका, 3572 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, इसको हल कर लीजिएगा। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वास्तव में कुछ किया नहीं गया है। कह रहा है सोडियम रेखा की तरंगदैर्ध्य कुल मुक्त क्षेत्र में इतना तरंगदैर्ध्य है, यानी वायु में तरंगदैर्ध्य इतना है सोडियम के लिए। ठीक, तो हमने लिख लिया वायु यानी एयर के लिए तरंगदैर्ध्य इतना है। मुक्त क्षेत्र में प्रकाश का वेग यानी निर्वात में वेग कितना है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। आगे क्या कहा है, आवृत्ति, अरे तरंगदैर्ध्य कितना, अपवर्तनांक कितना है फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच जो पीले रोशनी वाली बत्ती जलती है, ठीक है, तो उसका कितना है अपवर्तनांक, 1.65। अब कह रहा है सोडियम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। तो आप शुरू में आपको मैं बताया हूं कि यहां पर यह फार्मूला है। तो तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए ये ग्लास में तरंगदैर्ध्य निकालना है। ठीक, तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे कि इसको तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन को बदल देंगे। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब यहां आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति यहां पर लिखे हैं, आवृत्ति बराबर होता है यहां पर सी बटे क्या हो जाएगा, लेमडा ए हो जाएगा। जो सी का वैल्यू आपको पता है, लेमडा का वैल्यू एयर में भी पता है, आप हल किए तो इतना आ गया। ठीक, हल कर लीजिएगा आप। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब आगे दूसरा सवाल है, दूसरा हमको निकालना है क्या कि जिस माध्यम में हमको तरंगदैर्ध्य निकालना है उस माध्यम का वेग तो भी पता होना चाहिए। ये तो निर्वात का वेग था और निर्वात में ही क्या है तरंगदैर्ध्य था, लेकिन यह तो आवृत्ति निकल गया। जब आवृत्ति निकल गया, निर्वात में निकले चाहे सघन माध्यम में या कोई माध्यम में निकले, तो आवृत्ति तो सेम होती है। अपवर्तन के घटना में आवृत्ति सेम होता है, परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर सी बटे माध्यम में वेग। तो माध्यम कौन सा है, कांच है, फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच का वेग बराबर हो जाएगा निर्वात में वेग बटे अपवर्तनांक। निर्वात में वेग इतना है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.65। इसको जब हल किए तो इतना निकल गया, यानी फ्लिंट कांच के वेग। ठीक, अब आगे क्या करना है, अब उस माध्यम में तरंगदैर्ध्य निकालना है, फ्लिंट कांच के लिए तरंगदैर्ध्य। तो यहां पर हम लिखें क्या, माध्यम में वेग बराबर क्या है, आवृत्ति, यहां पर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य। यहां पर फ्लिंट कांच में तरंगदैर्ध्य बराबर हो जाएगा माध्यम में वेग बटे आवृत्ति। ठीक, क्योंकि फार्मूला होता है यही, भी बराबर आवृत्ति इंटू लेमडा। तो यहां पर हम लिख लिए, यहां पर इसका वैल्यू आपको पता है, माध्यम में कितना है फ्लिंट कांच का वेग, इतना रख दिए। आवृत्ति पहले से निकाले हैं, अपरिवर्तित होता है, आप उसको रख दिए, हल कर देंगे इसको, इतना आ जाएगा। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन आपका अलग तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि यह क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 पर आपतित होती है, तो जरा फिगर बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण एक वायु से यानी यह आपका माध्यम क्या है, वायु है, वायु से कांच के पृष्ठ पर पड़ने वाला है। यहां पर आप जानते हैं कि अभिलंब लाइन है, ठीक, और यह आपतित होता है और पृष्ठ पर 45 पर आपतित होता है, यानी कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री, यानी आई बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री, आप जानते हैं। ठीक, आपतित होता है तो यह 15 अंश पर विचलित होती है।
कितने अंश पर विचलित होती है? 15 अंश पर। यानी वास्तव में जाना चाहिए इसको इतने पर, यानी 45 है, तो यह 15 डिग्री पर विचलित होती है। फिर से थोड़ा देखते हैं, ठीक, यह 15 एंगल पर विचलित होती है, यानी आप वायु से कांच में आया तो 15 डिग्री का एंगल क्या हुआ? विचलित हुआ। यानी विचलित हो रहा है तो इसको हम क्या दिखाते हैं? डेल से। डेल कितना आपका है? 15 डिग्री डिराइव्ड हो रहा है, यानी 15 एंगल विचलित हो रहा है। तो आप जानते हैं क्या कह रहा है कि विचलित होती है कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान गणना कीजिए। तो आप जानते हैं क्या वास्तव में कि जो अभिलंब से आपतित किरण के बीच का एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये आपतन कोण जानते हैं आप, ठीक। और आप यह जानते हैं कि अभिलंब की तरफ से दूर होता है या अभिलंब की तरफ होता है, जो इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी अपवर्तित किरण बोलते हैं। और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तन कोण, जो आर से दिखाते हैं। तो यह आर आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यह आप आर कैसे निकालेंगे? दो रास्ता है आपके पास। यानी यह टोटल आपका यहां से यहां तक का जो विचलित हो रहा है, यह टोटल आपका यहां से यहां तक 45 डिग्री होगा। वास्तव में 45 से आ रहा है तो ये 45 से ये जाना चाहेगा ना, तो 45 डिग्री होगा यहां से यहां तक। वास्तव में यह चीज हो सकता है 45 में से इस एंगल को आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा आर का मान। तो ऐसा करते हैं कि आई का वैल्यू कितना दिया है आपका? 45 डिग्री। जो आर का वैल्यू आप निकालते हैं तो यहां पर आई माइनस डेल लिखेंगे, ठीक, यह आर का मान निकल जाएगा। आई का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री माइनस विचलन कोण कितना है? 15 डिग्री, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक। अब आप लगा देंगे, क्रांतिक कोण निकालना है। तो क्रांतिक कोण बराबर होता है यहां पर क्या होता है? n बराबर 1/sin c होता है। और एक फार्मूला होता है स्नेल का, आप स्नेल का नियम जानते होंगे, n बराबर sin i बटे sin r होता है। यहां तो अपवर्तनांक आपसे पूछा नहीं है, क्रांतिक कोण पूछा है। तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए दो फार्मूला की आवश्यकता हो गई। यह क्रांतिक कोण वाला फार्मूला है, यह स्नेल का नियम है। अब हम इन दोनों अपवर्तनांक दोनों सेम रहेगा, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं sin i बटे sin r बराबर यहां 1/sin c हो गया। अब यहां से हम लिखते हैं sin i का मान कितना है? sin i का मान 45 डिग्री और sin r का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर 1/sin c है, ठीक। और sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2, नीचे हो गया sin 30 का मान 1/2 बराबर यहां से 1/sin c होगा। इसको जरा हल करते हैं हम लोग। तो हल जब करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 1/√2 इंटू 2/1 बराबर किसके होगा? 1/sin c के बराबर होगा। इसको हल किए तो 2/√2 आ गया, संयुग्मी का इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, बराबर 1/sin c के बराबर होगा। यह हो जाएगा आपका कितना? आगे देखते हैं। यहां पर हो गया 2/√2, यहां पर हो गया नीचे √2 का आंसर कितना आया? 2 कैंसिल हो गया, 1/sin c होगा, ठीक। अब इसको हम उलट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर √2 केवल बचा, यहां पर 1/sin c बचा है। तो जब हम इसको उल्टेंगे तो 1/√2 आ गया बराबर यहां पर हो जाएगा sin c आ जाएगा। अब sin का कौन सा मान यह होता है? 1/√2, तो sin 45 होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? ठीक है, ये इसी पर देख लीजिए, आगे नहीं, यहां पर देख लीजिए, यहां ऊपर, ठीक। यहां पर हो जाएगा sin 45 डिग्री बराबर कितना होगा? sin c होगा। sin खत्म हो जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया? क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री आ गया, ठीक। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके मिले हैं, इतने क्वेश्चन आपके अपवर्तन यानी स्नेल के नियम
और क्रांति कोड से संबंधित जितने भी सवाल आपको हम 17-18 क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे, 17 क्वेश्चन आप लगाए होंगे 3 वीडियो में, यानी 3 वीडियो में आपको यह बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। यानी मान लीजिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपको बनेंगे और 100% बनेंगे, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ही आपको सॉल्यूशन दिया हूँ और इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उसे आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद। और बाकी बच्चों को उम्मीद यही है कि बाकी बच्चों से आप यह वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, यानी पहले आपका प्रकाश पढ़ा है, प्रकाश से परावर्तन, जिसमें कि आपके अंक के क्वेश्चन 2 वीडियो में बनाकर हम डालें। ठीक, वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और अपवर्तन वाले चैप्टर को मैं पढ़ाया, जो 1 साइड वीडियो बनाकर दिया थ्योरी, जिसके संबंधित आपको 3 वीडियो में हम आपको अंक के क्वेश्चन कराएं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा लेंस। ठीक है, लेंस आपका सबसे बेटर होगा आपका, और आप वीडियो को देखिएगा। लेंस का थ्योरी हम पढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम लेंस से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।